हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था अबाउट मेजर टॉपिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। अगर किसी भी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अगर सॉल्व नहीं करते हैं, डील नहीं करते हैं, देन तब तक वो टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल क्वेश्चन से डील करेंगे, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मोहरी बीबी केस रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत लैंडमार्क केस था, मोहरी बीबी का केस हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसका आंसर आप खुद देंगे कि जो मोहरी बीबी का केस है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में डील करता है। प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में इस पूरे केस का फुल नेम प्लस किस सेक्शन से डील करता है आप हमें जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या होता है उससे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ही क्या होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना, किसी भी चीज को वापस से रिस्टोर करना। जैसे आंसर इसका ये है, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट in the Indian Contract Act 1872 that requires a person who receives an advantage from a void or invalid contract to return it or compensate the other party. Means अगर कोई भी व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद उससे कोई भी प्रॉफिट गेन करेगा। ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर रहा है तो कोई भी प्रॉफिट गेन करने के लिए एंटर कर रहा है। लेकिन वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड या इनवैलिड है और उसके बाद वो कोई भी पार्टी जो है वो गेन करता है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद, तो उसने जो भी प्रॉफिट गेन किया है उस प्रॉफिट को वापस से रिस्टोर कराना, अदर पार्टी को वापस से उस प्रॉफिट को दे दिलवाना किसी और पार्टी को जिससे वो गेन किया है, उसी को कहते हैं रिस्टोर करना, या उसको एक लीगल टर्म्स के अंदर कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है, अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है, फ्रॉड करने के बाद वो गेन करता है सामने वाली पार्टी से, फ्रॉड करने के बाद वो सामने वाली पार्टी से उस फ्रॉड से गेन करता है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के बाद। तो अगर कोई भी फ्रॉड किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को हटाया जा सकता है, वॉइड किया जा सकता है, वॉइडेबल किया जा सकता है पार्टी के द्वारा। तो अगर फ्रॉड के द्वारा वो गेन किया, उस गेन को वापस उस पार्टी को दिला देना ही रिस्टोर करना होगा, उसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, इफ एन इन्फेंट। हाँ, अब ये जो टॉपिक है ये इन्फेंट से ही रिलेटेड होता है, इन्फेंट से भी रिलेटेड होता है, सॉरी, इन्फेंट से भी रिलेटेड होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा जो कि 18 से कम है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो कोर्ट ये मान के चलती है जनरल केसेस में कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो बच्चे से क्या कोई रेस्टिट्यूशन कर सकता है, बच्चे के ऊपर क्या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, बच्चों के ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर कोई इन्फेंट ऑब्टेन प्रॉपर्टी और गुड्स बाय मिसरिप्रेजेंटेटिंग हिज एज, अगर कोई बच्चा अपना एज ज्यादा बता करके कोई भी प्रॉपर्टी या कोई गुड्स या कोई भी किसी भी तरह का प्रॉफिट गेन करता है, ही कैन बी कंपेल्ड, बच्चे को भी कंपेल किया जा सकता है टू रिस्टोर इट, बट ओनली सो लॉन्ग एज सेम इज ट्रेसेबल इन हिज पोजेशन, एंड दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब बच्चे को उतना ही दबाव डालेंगे पैसा वापस करने के लिए या गेन को वापस करने के लिए जितना उस बच्चे के पास बचा होगा, जितना ट्रेस करने पे उस बच्चे के पास बचा होगा, केवल उतने का ही दबाव डालेंगे, ना कि उससे ये कहेंगे कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो हमारे लिए पैसा लेके आओगे, वापस करोगे, या फिर उसके ऊपर इस बात का भी दबाव नहीं डालेंगे कि तुम हमें अभी कमा कर ला कर दो। इस तरह का कोई भी दबाव बच्चे के ऊपर नहीं डालेंगे, उससे जितना पैसा खर्च हो गया
उसको जाने देंगे, जो भी उसके पास ट्रेस करने के बाद प्रॉपर्टी बची है, गुड्स बचे हैं, प्रॉफिट बचे हैं, उसे वापस लिया जा सकता है, उसे वापस रिस्टोर कराया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों के ऊपर, इन्फेंट के ऊपर, माइनर के ऊपर अप्लाई होता है? तो हाँ, बिल्कुल अप्लाई होगा, लेकिन मैनर उसका अलग होगा। मैनर क्या ही अलग होगा, जो कि हमने अभी बताया कि अगर जितना ही ट्रेसेबल प्रॉपर्टी होगा, उसके पास जितना मिला होगा, केवल वही वापस लिया जाएगा। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाया जाएगा कि तुम जाओ और अलग से कमा करके लेके आओ। इस तरह का कोई भी बाउंडेशन बच्चे के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, और ये इन्फेंट के केस में कैसे अप्लाई होता है ये भी आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तो नहीं आ सकता ये क्वेश्चन। अब कभी आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है, ए मेक्स एन ऑफर टू बी फॉर सेल ऑफ रेडियो टू हिम फॉर ₹200। नेक्स्ट डे ए सेल इट टू सी, and this fact comes to the knowledge of B by his friend. Can B still accept offer of A? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, पर फिर भी एक क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिया, मुझे इंपॉर्टेंट दिखा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है, जरा दिमाग लगाइएगा। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू रिवोकेशन। ये रिवोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम एक बार आपको अच्छे से समझा भी देते हैं। एक एक ऑफर देता है बी को, ए ने एक ऑफर दिया बी को फॉर सेल ऑफ रेडियो, रेडियो के सेल के लिए, टू हिम फॉर ₹200। ए ने ऑफर दिया बी को और उनसे कहा कि हम आपको ये रेडियो सेल करेंगे, ये रेडियो है, इसको हम आपको सेल करेंगे, इस रेडियो को कितने रुपीज में, 200 में। ये ऑफर ही दिया था, केवल बी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट डे ए सेल इट टू सी, ए ने ऑफर देने के बाद बी को, उसे सी को सेल कर दिया। एंड दिस फैक्ट कम्स टू नॉलेज ऑफ बी बाय हिज फ्रेंड। बी के नॉलेज में ये बात बाद में आई कि ए ने ऑलरेडी सी को इस रेडियो को सेल कर दिया है। नेक्स्ट डे ए ने रेडियो को सी को सेल कर दिया है, ये बात बी के नॉलेज में बाद में आती है। क्या बी अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफर को, ए के ऑफर को? तो हाँ, बी अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है ए के ऑर्डर को, ऑफर को, बिकॉज बिकॉज ए ने कोई भी रिवोकेशन नहीं किया है। रिवोकेशन का हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। रिवोकेशन जब तक ए नहीं करेगा बी के अगेंस्ट में, तब तक बी के पास ये राइट होता है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर को। भले ही वो रेडियो ए के पास नहीं है, लेकिन ऑफर तो ओपन है ना, ऑफर तो बंद नहीं हुआ है। जब तक ऑफर ओपन है तब तक बी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर बंद कब हो जाएगा, ऑफर क्लोज कब हो जाएगा, जब ए रिवोकेशन रिवोकेशन कर देगा उस ऑफर से रिलेटेड। और हम लोग बाकी और भी इसके सारे कंडीशंस पढ़े हैं जितने भी पुराने लेक्चर्स में, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके वो टॉपिक को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा टोल्ड सोल्ड अ बॉटल टू अमित। सारा sold a bottle to Amit and told him that it is a steel flask. Amit consented for the contract, believing the bottle to be a steel flask. If bottle was not a steel flask, it is a case of, इसको किस केस में माना जाएगा? इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि सारा अमित को एक बॉटल बेचती है और ये कह के बेचती है कि ये जो है वो स्टील का बना हुआ बॉटल है। सारा अमित को एक बॉटल बेचती है और ये कह के बेचती है कि ये बॉटल स्टील का बना है। अमित कंसेंटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अमित जब स्टील की बात सुनता है तो स्टील के नाम पर ही वो कंसेंट देता है कि हाँ, उसे स्टील का बॉटल ही चाहिए थी, कोई और बॉटल होता तो अमित उसे नहीं खरीदता। इफ द बॉटल वॉज नॉट अ स्टील फ्लास्क, अगर जो बॉटल था जो सारा ने बेचा है अमित को, वो स्टील का नहीं है, तो क्या होगा? इसके ऑप्शंस है, फ्रॉड इफ श्रुति न्यू, या यहाँ पे वो हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सारा, यहाँ पे सारा अगर सारा जानती थी
कि ये स्टील फ्लास्क का नहीं है, अगर सारा ये जानती थी कि ये स्टील फ्लास्क का नहीं है, जानते हुए भी अगर उसे बेचती है तो उसे क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। बी कहता है इफ सारा इफ सारा बिलीव्ड इट टू बी स्टील फ्लास्क, यदि सारा खुद समझती थी कि ये स्टील फ्लास्क का है, अगर सारा खुद समझती थी कि ये स्टील फ्लास्क का ही है, तो अगर इंटेंशन नहीं था तो उसे माना जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन, या दोनों ए या बी दोनों हो सकते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जहां इंटेंशन होता है वहां फ्रॉड माना जाता है, जहां इंटेंशन नहीं होता है वहां फ्रॉड नहीं माना जाता है, वहां मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाता है, वहां मिस्टेक माना जाता है। तो इन केसेस में, इस केस में ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे इंटेंशन का प्रेजेंस है कि नहीं है, यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए दो ऑप्शंस है, अगर इंटेंशन है तो फ्रॉड है, अगर इंटेंशन नहीं है तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? आइदर ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, रिगार्ड ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन के बेसिस पे इसका आंसर डिसाइड होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ए प्रॉमिस टू सेल द कार इन द गैरेज टू बी, देयर वर टू कार्स इन द गैरेज, दो कार थे, एक मारुति एंड एक हुंडई का कार था। ए गेव मारुति टू बी बट बी सेड दैट ही एग्रीड फॉर द हुंडई कार। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कार से डील करने की बात हो रही है, लेकिन वहां पे दो तरह की कार मौजूद थी। ये सेम केसेस हम लोग पढ़ के आए हैं, ऐसे केसेस ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा वो केसेस अगर कोई पढ़ा है तो। यहाँ पे क्या है, दो कार है, एक मारुति कार है और एक हुंडई की कार है। तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि किस कार के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाया कि किस कार के बारे में बात हो रहा है, केवल कार की ही बात की गई। लेकिन जो कंसेंट दिया था पार्टी ने, उसे चाहिए था हुंडई कार, उसे मारुति नहीं चाहिए था। पार्टी का जो कंसेंट था वो हुंडई कार के लिए था, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हुआ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। इसका आंसर ये है, देयर इज नो कंसेंट एज दे डिडंट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर कंसेंट तब तक नहीं माना जाएगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, कंसेंट को फ्री कंसेंट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक सेम थिंग और सेम सेंस में बात न हो रही हो। तो यहाँ पे सेंस और थिंग देखिए डिफरेंट है कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंट ये है, यहाँ मारुति कार के बारे में बात हो, मारुति कार के बारे में बात नहीं, यहाँ हुंडई कार के बारे में बात हो रही थी, लेकिन चीजें अलग है, सेंस अलग है। चाहिए थी कार, लेकिन कौन सी? हुंडई कार, हुंडई कार। तो यहाँ पे सेम थिंग इन अ सेम सेंस नहीं है। तो जब तक सेम थिंग इन अ सेम सेंस नहीं होगा तब तक फ्री कंसेंट माना ही नहीं जाएगा, और फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड हो ही नहीं सकता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो ये क्लियर है। क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड का इफेक्ट क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर, इसका हम लोग ऑलरेडी इसको डील किए हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉड अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज है, बेसिकली ये रेमेडीज पूछ रहा है। इफेक्ट मीन्स यहाँ पे रेमेडीज की बात की जा रही है। रेमेडीज क्या क्या है अगर कोई फ्रॉड कमिट किया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में? तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर्ड इनटू वाया फ्रॉड, द डिफ्रॉडेड पार्टी कैन, तो क्या क्या हो सकता है? वो या तो रेसेंट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, टाइम रहते वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। डैमेजेस क्लेम कर सकती है, अगर उससे कोई नुकसान हुआ उस फ्रॉड के कारण, उसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। और कैन इंसिस्ट द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टी से ये कह सकती है कि नहीं, तुमने जिस मामले में हमको फ्रॉड, जिस मामले में मेरा कंसेंट था तुमको वही काम करना पड़ेगा, तुमने जो फ्रॉड किया है ये काम नहीं, मैंने जिस मामले में कंसेंट दिया था तुम्हें वही काम करना पड़ेगा, on the condition that he shall be put in the position in which he would have been if the false statement had been made true। मीन्स अगर यहाँ पे कोई फ्रूट है, ये कोई फ्रूट सेल कर रहा है, तो इस फ्रूट के सेल से रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड होता है, इस फ्रूट से
सेल से रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड होता है और जो शॉपकीपर है वो ये कहता है कि मैं आपको जो फ्रूट दे रहा हूँ ये बहुत अच्छे कंडीशन में है, वो बहुत बढ़िया कंडीशन में है, और ये जानते हुए भी शॉपकीपर देता है कि वो खराब कंडीशन में है, फ्रूट पूरे सड़ चुका था, ये जानते हुए भी शॉपकीपर उसे सेल करता है पार्टी को, कि सड़ा हुआ फ्रूट को गलत बता करके सेल करता है पार्टी को। पार्टी को अगर बाद में पता चलता है कि फ्रूट हमें सड़ा हुआ सेल किया गया है, पार्टी को बाद में पता चलता है कि फ्रूट उसे सड़ा हुआ सेल किया गया है, खराब रॉटन फ्रूट सेल किया गया है, तो पार्टी चाहे तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें क्लेम कर सकती है? इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है कि नहीं, हमें खरीदना ही नहीं है। अगर फ्रूट इसके पार्टी के हाथ में नहीं गया है अभी, तो पार्टी पहले ही मना कर सकती है, उसे पता लग गया तो। पार्टी चाहे तो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, और पार्टी चाहे तो ये कह सकती है कि मेरे पास फ्रूट्स तो आ गए हैं, लेकिन तुमने फ्रॉड किया है, तो तुम मुझे ला करके नया फ्रूट्स दोगे, फ्रूट्स नया ला के दोगे, परफॉर्म करा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को नया फ्रूट्स ला करके। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे रेमेडीज अवेलेबल है अगर फ्रॉड किया जाता है तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड? इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया है बहुत अच्छे से, डिफरेंस को, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड के बीच के डिफरेंस को। ये मेंस के आंसर राइटिंग में ऐसे ओपनली तो नहीं आता है क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमा फिरा के आते हैं डिफरेंस वाले, कि मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डील कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, ये इज रिलेटेड टू व्हाट एंड डिफाइन इट। ये किस में हम लोगों ने पढ़ा है? ये टॉपिक जो है, ये वर्ड जो है, ये फ्रेज जो है, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, द एबिलिटी टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। ये हम लोगों ने पढ़ा है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। अनड्यू इन्फ्लुएंस के टॉपिक में हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि कब किसी पर्सन की एबिलिटी होती है, जब किसी पर्सन की एबिलिटी होती है, एक जो होता है वो सुपीरियर पोजीशन पे होता है और एक दूसरा जो पार्टी होती है वो इंफीरियर पोजीशन पे होती है, तब जो सुपीरियर पोजीशन पे होता है उसे कहा जाता है, जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर होता है उसे कहा जाता है द एबिलिटी टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, क्योंकि जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है उसी के पास ये एबिलिटी है, जो सुपीरियर पोजीशन पर है उसी के पास ये एबिलिटी है कि वो इंफीरियर पोजीशन वाले को, वो नीचे पोजीशन वाले व्यक्ति को, उसके इच्छाओं को डोमिनेट कर रहा है। तो इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है। आगे कह रहा है इसको डिफाइन करने के लिए, तो इसको डिफाइन हम लोगों ने अनड्यू इन्फ्लुएंस के टॉपिक में विद केस लॉज ऑलरेडी डिफाइन किया था, तो वहां से आप देख सकते हैं वापस उस लेक्चर को जा करके। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये द एबिलिटी टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर अगर याद नहीं है ये एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ हम लोगों ने पढ़ के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? क्या होता है प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? इसे भी हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया है अनड्यू इन्फ्लुएंस के टॉपिक में विद केस लॉज। हाँ, हम लोग जितने भी टॉपिक करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंस का टॉपिक हो या रेमेडीज का टॉपिक हो, सबसे रिलेटेड लगभग केस लॉज हमारे पास है। तो जितने भी रिलेटेड केस लॉज है, अगर आंसर राइटिंग होता है तो आंसर राइटिंग में केवल इसका आंसर लिख देना इज नॉट इनफ, केवल आंसर लिख देना इज नॉट इनफ। विथ अगर आप कोई भी आंसर लिखते हैं, अगर यही क्वेश्चन है कि ये मारुति कार वाला और हुंडई कार वाला, यही क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर लिखते हैं विद केस लॉस, तो ये ऑब्वियस है कि एग्जामिनर या कॉपी चेकिंग करने वाले पर्सन के ऊपर अलग इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने केस लॉज मेंशन किया है वहां पे। तो केस लॉज इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द व्हाट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? प्रिजम्पशन क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? ये प्रिजम्पशन कैसे माना जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? In certain cases, presumption of undue influence is raised. The effect of presumption is that once it is shown that the defendant was in a position to dominate the will of plaintiff, it will be presumed that he must have used his position to obtain an unfair advantage. क्या कह रहा है? प्रिजम्पशन जो है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है। प्रिजम्पशन से इतना समझ गए होंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, आपका लिखा भी है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। ये तब रेस किया जा सकता है, किया जाता है, द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन इज दैट
प्रिजम्पशन का इफेक्ट क्या होगा? वंस इट इज सोन दैट द डिफेंडेंट वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द प्लेंटिफ। यहाँ पे ये प्रूफ करना जरूरी होता है कि जो डिफेंडेंट है, जो सुपीरियर पार्टी है, जो डोमिनेटिंग पार्टी है, वो इस पोजीशन पर है कि ये जो इंफीरियर पार्टी है उसके विल को, जो इंफीरियर पार्टी ऑब्वियसली कौन होगी? प्लेंटिफ होगा। तो प्लेंटिफ की इच्छाओं को डोमिनेट कर ले रहा है। तो यहाँ पे प्रिजम्स इतना अगर ये प्रूफ हो जा रहा है, यहाँ पे इस बात को प्रिज्यूम कर लिया जा रहा है कि ये जो जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, जो सुपीरियर पार्टी है, वो जो इंफीरियर पार्टी के विल को डोमिनेट कर रहा है, इस बात को प्रिज्यूम करते हुए कोर्ट चलती है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि इसने डोमिनेट किया है। जैसे हम लोगों ने इसमें केस से रिलेटेड जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से, क्योंकि उनके वो इस पोजीशन पर होते हैं। वो जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो इस पोजीशन पर होते हैं कि वो अपने भक्तों की इच्छाओं को, अपने भक्तों के विल को डोमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या मान के चलेगी? प्रिज्यूम करके चलेगी कि उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई होगा? हमेशा डिफेंडेंट के ऊपर लाई करता है इन अनड्यू इन्फ्लुएंस में। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और ये पहले से भी क्लियर रहा। इससे रिलेटेड हम लोग केस लॉ बहुत अच्छे से पढ़े हैं। What is the difference between contract made inter absentis and contract made inter presentis? ये हम लोगों ने अभी कल लास्ट लेक्चर में ही टॉपिक को क्लियर किया था कि कॉन्ट्रैक्ट इंटर एब्सेंटिस क्या होता है और इंटर प्रेजेंटिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इंटर एब्सेंटिस मीन्स क्या होता है? अगर कोई जो पार्टीज हैं वो दूर हैं, डिस्टेंस पर है। पार्टीज अगर डिस्टेंस पर है तो उसे माना जाएगा, पहला डिफरेंस क्या है? एट डिस्टेंस। अगर पार्टी डिस्टेंस पर है तो वो है इंटर एब्सेंटिस, और अगर पार्टी सामने है, फेस टू फेस है, तो उसे माना जाएगा इंटर प्रेजेंटिस। पार्टी अगर फेस टू फेस है तो उसे माना जाएगा इंटर प्रेजेंटिस। सेकेंड क्या होगा इसमें? हम लोगों ने जो मेजर डिफरेंस है इंटर एब्सेंटिस के केसेस में, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे जनरली वॉइड किया जा सकता है इंटर एब्सेंटिस के में केसेस में, और इंटर प्रेजेंटिस के केसेस में जनरली कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया जाता है। नॉट वाइड इसे वैलिड माना जाता है, क्योंकि आप इस पोजीशन पर थे, आपके सामने हो रहा था। आपके सामने अगर कोई फ्रॉड होता है, मिस्टेक होती है आपके द्वारा सामने से, तो उसे जनरली वॉइड नहीं किया जाता है इन केस ऑफ इंटर प्रेजेंटिस। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है इसके बीच में, इंटर एब्सेंटिस और इंटर प्रेजेंटिस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को केवल 21 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।